Hello everyone, welcome to our new course KVS PGT Economics। हाल ही में केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से PGT लेवल की वैकेंसीज आई हैं और बहुत ही जल्द हम PGT इकोनॉमिक्स का बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे ऐप पर इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जहां पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PDF, MCQs ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप हमारा ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा अफेयर्स विद बिजनेस, जिसको इंस्टॉल करके आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और यहाँ पर आपको पूरी PGT इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कराई जाएगी। ये एक PYQ का सेशन है जहां पर हम PGT इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे हमें ये आइडिया मिलता है कि कैसे लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी बेसिस को लेकर हम PGT इकोनॉमिक्स का PYQ सेशन आपके लिए लेकर आए हैं और ये है पार्ट 1, जहां पर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी? इनमें से कौन सा इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है? क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, यहां पर पूछा है सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड हैं। लेकिन जो नीड्स हैं वो तो अनवांटेड है, वो अनलिमिटेड है ना? तो इसीलिए हमारी इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। क्या है वो प्रॉब्लम? 3 प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस, भाई क्या प्रोड्यूस किया जाए, है ना? हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए? क्या हमें लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करना चाहिए या फिर कैपिटल इंटेंसिव? फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए? ये 3 ऐसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं और इस इकोनॉमिक्स में हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तीनों ही कहीं ना कहीं हमारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, बट व्हेन टू प्रोड्यूस, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारी एक सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम? इनमें से कौन सा सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। फॉर्म्स ऑफ मार्केट यूनिट है हमारी इकोनॉमिक्स में और इसमें हम डिफरेंट मार्केट्स के बारे में पढ़ते हैं। यहां पे एक मार्केट आता है जिसे हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, नाम से इसके पता चल रहा है बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट कंपटीशन में आपके जो गुड्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, जैसे आप कभी किसी वेजिटेबल मार्केट में चले जाएं, आप एक सब्जी मंडी में चले जाएं, वहां पर आपको सारी वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर ही अवेलेबल हो जाएंगी। प्रोडक्ट सेम है, प्राइस भी सेम है। तो यहाँ पे पूछा है कि परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसा होता है। क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है, इसीलिए आपका जो रेवेन्यू है वो भी सेम होता है और डिमांड भी ऑलमोस्ट सेम होती है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका डिमांड कर्व बनता है। यहाँ पे आपकी जो प्राइस है वो क्या है? कांस्टेंट है, सेम है, और इसे हम कहते हैं ED इक्वल्स टू इंफिनिटी। यहाँ पर आपका जो प्राइस है वो कैसा है? इलास्टिक है। मतलब अगर आप हल्का सा चेंज कर दें तो जो आपकी डिमांड है वो ज्यादा हो जाती है ना? तो यहाँ पर क्या है? थोड़ा सा चेंज प्राइस में आता है जो कि विजिबल भी नहीं होता, बट उससे डिमांड हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ये डिमांड कर्व है जहां पर आपकी जो डिमांड है वो कैसी है? परफेक्टली इलास्टिक। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ED इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शॉर्ट पीरियड द प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड ओनली थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ डैश फैक्टर्स। अगर आप बात करें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, ये दोनों ही कंसेप्ट थियोरी ऑफ प्रोडक्शन में पढ़े जाते हैं। शॉर्ट रन में कहा जाता है कि भाई आपके पास बहुत कम टाइम है, शॉर्ट पीरियड है, तो आप किसी भी फिक्स्ड नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कम टाइम है। हम किसको
किसको चेंज कर सकते हैं? वेरिएबल इनपुट को चेंज कर सकते हैं, बट लॉन्ग रन में हमारे पास क्योंकि टाइम काफी ज्यादा होता है फॉर एग्जाम्पल, तो इसीलिए यहां पर फिक्स्ड इनपुट्स को भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, सो क्वेश्चन में पूछा है कि जब आप शॉर्ट पीरियड में हैं तो प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज, प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज किया जाएगा, कौन से फैक्टर्स का इस्तेमाल आप करेंगे? तो क्योंकि आप शॉर्ट पीरियड में हैं यानी कि शॉर्ट रन में हैं, तो कभी भी आप फिक्स्ड वेरिएबल्स को, मतलब जो फिक्स्ड आपके इनपुट्स हैं उनको नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल इनपुट्स के साथ ही आप कोई चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाए। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इंफिनिटी, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इंफिनिटी है, और जिसका डिमांड कर्व अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम प्राइस नो मैटर सप्लाई इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। सो इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या इफेक्ट होगा जिससे कि सप्लाई ना ही इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी? तो देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनाइट है, इंफिनिटी है, प्राइस में आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे, फिर भी आपकी जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, इन्फिनाइट जा रही है ना? सो ये क्या है? रिमेन्स सेम। आपने प्राइस में कोई भी चेंज नहीं करे, बट आपकी जो डिमांड है वो इन्फिनाइट लेवल पे चेंज हो गई, लेकिन उससे आपके सप्लाई पे कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज यानी कि कोई भी सप्लाई पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. So as per the law of variable proportion, when marginal product starts diminishing, the behavior of the total product will be. देखिए, यहां पर आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है जैसे जैसे आप इनपुट्स इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे जैसे आपने इनपुट्स की वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है, वैसे वैसे जो आपका टोटल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो शुरुआत में तो इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, ठीक है, उसके बाद भी वो इंक्रीज होता है बट डिक्रीजिंग रेट पे, या फिर मैं कह सकती हूँ डिमिनिशिंग रेट पे। फिर आता है एक कांस्टेंट पॉइंट, और उसके बाद आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो फॉल करने लगता है। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, ये देखिए, इस तरह से टीपी पहले इंक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, फिर कांस्टेंट आएगा और फिर फॉल करेगा। वहीं अगर मैं एमपी की बात करूं, सो एमपी क्या करता है? एमपी देखिए इस तरीके से इंक्रीज करता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही यहां पर जो टीपी है, दूसरा कलर यूज करते हैं आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा, जैसे ही यहां पर टीपी इंक्रीज होता है बट डिक्रीजिंग रेट से, उसी टाइम आपका एमपी फॉल करने लगता है, ठीक है। जैसे ही टीपी कांस्टेंट हुआ, आपका जो एमपी था वो 0 हो गया, और जैसे टीपी फॉल हुआ आपका एमपी क्या चला गया? नेगेटिव चला गया, ठीक है। जब आप डिटेल कोर्स में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को अच्छे से समझेंगे तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे यही पूछा है कि अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग चले तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश होने लगता है, यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट पर जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश होने लगता है, सो टोटल प्रोडक्ट का बिहेवियर कैसा होता है? सो टोटल प्रोडक्ट क्या कर रहा है? इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। सो टीपी इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आपको ग्राफ्स अच्छे से समझ आने चाहिए। अगर आप ग्राफ्स अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको कभी भी ऐसे रिलेशनशिप को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ग्राफ की हेल्प से आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स, जब एवरेज कॉस्ट फॉल करती है तो इनमें से कौन सा रिलेशनशिप बनता है? सो देखिए कुछ इस तरीके से आपका कर्व बनता है एवरेज कॉस्ट का, और ये है आपका मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब एवरेज कॉस्ट जब फॉल हो रहा है, ये देखिए यहां पर एवरेज कॉस्ट फॉल हो रहा है, तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? जैसे एवरेज कॉस्ट फॉल हो रहा है तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? आपका मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है ना। एवरेज कॉस्ट जब फॉल हो रहा है तो जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो यहां पर क्या रिजल्ट निकल के आता है कि मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन है एवरेज कॉस्ट।
सो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये चीज भी आप तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब आप डिटेल में इस कंसेप्ट को समझेंगे और इस ग्राफ को बनाना सीखेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां पे तक? सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर perfect competition and short run, a firm would continue to produce provided। कहा गया कि अगर आप परफेक्ट कंपटीशन में हैं, अगर आप परफेक्ट कंपटीशन में हैं और आप शॉर्ट रन की बात करें तो एक फर्म को कब तक अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखना चाहिए। ठीक है, तो एक फर्म कब तक अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू रख सकती है? जब तक कि उसकी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है। ठीक है, जब तक कि उसकी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है ना? सो यहाँ पे इट इज एबल टू रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट। जब तक आपकी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है तब तक आप इजीली अपने फर्म में प्रोडक्शन कर सकते हैं। बट अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाएंगे तो शायद आपको अपने बिजनेस को शट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल इन कॉम्पिटिशन। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आप अलग अलग टाइप्स के कंपटीशन मार्केट पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आप पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन, आप पढ़ेंगे मोनोपोली, ओलिगोपोली, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक। ये सारे कॉम्पिटिशन्स तभी समझ आएंगे जब आप इनके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो परफेक्ट कंपटीशन होता है जहां पर ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइसेस होते हैं एंड सेम गुड्स होते हैं। मोनोपोली में जहां पर सिर्फ एक ही सेलर होता है और जो गुड्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं? सेम होते हैं, होमोजीनियस, है ना? मोनोपोलिस्टिक क्या है? मोनोपोलिस्टिक जहां पर आपके पास जो सेलर्स हैं, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक जहां पे आपके पास सेलर्स हैं वो ज्यादा नहीं है, ठीक है, थोड़े से हैं। यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो कैसा है? हेट्रोजीन, नहीं सॉरी, सेलर्स यहाँ पे क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, लेकिन हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स यहाँ पर होते हैं। ओलिगोपोली की बात करें तो ओलिगोपोली में क्या होता है? फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और कहीं ना कहीं रिलेटेड प्रोडक्ट ये आपस में सेल कर रहे हैं। ठीक है, सो कौन से कंपटीशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना पॉसिबल है? सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आप मोनोपोली में कर सकते हैं, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है क्योंकि यहाँ पे एक ही सेलर है, ठीक है, और वो ही क्या कर रहा है? अपने गुड्स को सेल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पावर कॉर्पोरेशन है हमारे इंडिया में, तो पावर कॉर्पोरेशन की सप्लाई कौन कर रही है? हमारी गवर्नमेंट कर रही है, तो उसकी मोनोपोली है, वो कैसे भी चाहे तो प्राइसेस को सेट कर सकती है। ठीक है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हो सकता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, अ फर्म विल शट डाउन रेदर देन कैरी ऑन प्रोड्यूसिंग इन द शॉर्ट रन। सो शॉर्ट रन में अगर आपका जो फर्म है वो आपका फर्म शट डाउन हो जाएगा, आप और ज्यादा चीजें प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो ये कौन सी कंडीशन पॉसिबल होगा? सो जब शॉर्ट रन की बात करते हैं तो हमें देखना है कि हमारा रेवेन्यू कितना है। अगर आपका रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है तो इस केस में आप अपनी फर्म को शट डाउन कर देंगे। ठीक है, सो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किंक्ड डिमांड कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। किंक्ड डिमांड कर्व किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है? सो किंग डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरह से किंग्ड होता है, हल्का सा टिल्ट यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से ये, मतलब एक मिनट, कुछ इस तरीके से टिल्ट थोड़ा सा टेढ़ा होकर ये बनता है। ठीक है ना? सो इस तरीके की डिमांड कर्व को हम कहते हैं किंग डिमांड कर्व। जब आप फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे तब आपको ये चीज डिटेल में समझ आएगी। ठीक है, सो ये होता है आपके ओलिगोपोली में। ओलिगोपोली में आपका जो डिमांड कर्व बनता है उसे हम कहते हैं किंग डिमांड कर्व। ठीक है, कैसे आप इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ सकते हैं? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हमारा ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा, अफेयर्स विद बिजनेस, और यहाँ पर आपको पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए सारी की सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी।
डेली बेसिस पे आपके लिए लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे जो कि रिकॉर्डेड होंगे, प्रिंटेबल पीडीएफ और नोट्स आपको मिलेंगे, साथ ही साथ एमसीक्यू सेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करके जल्द से जल्द अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिक्रीज इन प्राइस ऑफ वन गुड, अगर आपने एक गुड्स के प्राइस को कम कर दिया, कॉजेज द डिमांड फॉर अनदर गुड्स टू डिक्रीज, तो इससे दूसरे गुड्स की, यहां मैं गुड्स बी लिख देती हूं, यहां पे लिख देती हूं गुड्स ए, दूसरे गुड्स की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। ऐसा कौन से केस में होता है? क्या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ऐसा होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में ऐसा होता है, नॉर्मल गुड्स में ऐसा होता है, या इंफीरियर गुड्स में ऐसा होता है? तो देखिए एक एक समझते हैं। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, है ना। तो अगर आप बोले कार एंड पेट्रोल, ठीक है, कार और पेट्रोल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। क्या आप कार को बिना पेट्रोल की चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं, फ्यूल की जरूरत तो पड़ेगी ना। जैसे हमारी बॉडी को फ्यूल की जरूरत पड़ती है, वैसे ही एक कार को भी फ्यूल की जरूरत पड़ती है जिससे कि वो स्मूथली रन कर सके। सो कार की देखिए, कार की जो प्राइसेस है, सपोज कीजिए वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, या फिर मैं कहूं ज्यादा अच्छा आप समझ पाएंगे अगर मैं पेट्रोल के प्राइसेस को इंक्रीज करूं। पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, है ना भाई। इतना ज्यादा पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो आपको क्या लगेगा? इतने ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, अगर हमने कार ले भी ली तो हम पेट्रोल तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। इतनी ज्यादा प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बहुत महंगाई हो रही है, ये जो कॉस्ट आएगी ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए आप क्या कर रहे हैं? आप जो है कार की डिमांड कम कर रहे हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं ले रहे कार, बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़े हुए हैं, इसको नहीं अभी नहीं चाहिए, है ना। तो ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो यहाँ पे आपने देखा एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड कम हो गई। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमें किस तरीके का रिलेशन देखने को मिलता है? नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं सब्स्टिट्यूट गुड्स की, अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूट गुड्स की, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या है? एक की जगह दूसरा ऑप्शन का अवेलेबल होना। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, है ना। बहुत ज्यादा प्राइसेस जो है कॉफी के वो क्या हो गए? बढ़ गए। तो अब लोग क्या करेंगे? अब लोग क्या हो जाएंगे? टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो टी की जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सेम चीज अगर मैं प्राइस कॉफी के प्राइसेस को कम कर दूं, मैंने कॉफी के प्राइसेस कम कर दिए, तो जो लोग अभी तक टी पी रहे थे वो लोग भी कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे और आपकी डिमांड जो है टी की वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो देखिए यहां पर यही तो कहा है कि अगर आप किसी एक गुड्स के प्राइसेस को कम कर दें, उससे दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो भी कम हो जाती है। इसे हम कहते हैं क्या? सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशन। और ये कैसा होता है? ये होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज इट्स गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रही बात नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड्स की, सो नॉर्मल गुड्स के साथ तो नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड काम करता है ना। लेकिन जो इंफीरियर गुड्स हैं, इंफीरियर गुड्स को जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आप इन गुड्स की डिमांड जो है वो कम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। विच फॉलोइंग इज नॉट, ढंग से पढ़िए, नॉट अ कॉज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। भाई डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो इसके पीछे क्या क्या कारण है? तो भाई मुझे पता है कि अगर डिमांड कम है तो इसके पीछे क्या क्या कारण है। हो सकता है कंज्यूमर की इनकम जो है कम हो गई हो। भाई अब पैसा नहीं है तो खर्च कैसे करेंगे? सो कंज्यूमर की इनकम कम हो गई है इसलिए डिमांड कम हो गई है। तो ये इसका एक रीजन है, वैलिड रीजन है। नेक्स्ट कहा गया फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड, टी एंड कॉफी बोला था ना, अभी टी और कॉफी बोला था। कॉफी के प्राइसेस कम हो गए जिसकी वजह से क्या हुआ? टी की डिमांड कम हो गई। तो ये भी एक वैलिड रीजन है ना। नेक्स्ट कहा गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि कार एंड पेट्रोल। पेट्रोल के प्राइसेस को कम कर दूं
तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, पेट्रोल के प्राइस कम हो गए, अब तो हम एक कार अफोर्ड कर सकते हैं और उसका खर्चा भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो चलिए एक कार खरीद लेते हैं, है ना। सो यहाँ पर जो कार की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट यहाँ पे क्या बोला कि फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाती है डिमांड। ऐसा तो नहीं है, डिमांड तो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या है, ये कोई भी कॉज नहीं है आपके डिमांड के कम होने का। दूसरा है डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। अगर कंज्यूमर्स कम हो गए, ठीक है, अब जो है लोग बहुत कम डिमांड करेंगे, क्योंकि कंज्यूमर्स ही कम है, प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाले लोग ही कम हो गए, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो बाकी तीनों ही ऑप्शन कहीं ना कहीं डिमांड के कम होने का कारण बनते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी यानी कि फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये आपका कॉज नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन रहा है, विद 10% फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड्स। गुड्स की जो प्राइस है उसमें क्या चेंज आया, 10% का चेंज आया। इट्स डिमांड राइजेस फ्रॉम 100 यूनिट्स टू 120 यूनिट्स। अब जो डिमांड थी वो 100 से 120 हो गई। कितने का, 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आया, 20%, है ना। इसका मतलब 20% का चेंज आया। तो आपसे पूछा है बताइए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा। तो हमें पता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड पर कितना चेंज आया। सो यहां पर देखिए प्राइस में कितना चेंज किया, 10%, डिमांड में कितना चेंज आया, 20%। तो यहां पर आपका ईडी कितना आ जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना बनेगा, 2। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 जो किसके ऊपर बेस्ड था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो ये सब चीजें आपको मिलेंगी हमारे केवीएस इकोनॉमिक्स बैच में, तो जल्द से जल्द आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाइए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है दो गुड्स के बीच का रिलेशन, यानी कि एक गुड्स का प्राइस और दूसरे गुड्स की डिमांड। अब ये तो दो ही केस में होती है, कौन कौन से केस में, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड क्या कहलाती है कि नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स में मैंने आपको क्या बोला था, सब्स्टिट्यूट है यानी कि टी का कॉफी के साथ रिलेशन। अगर मैंने कॉफी के प्राइस बढ़ा दिए तो यहां पर टी की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। सब्स्टिट्यूट है लेकिन रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कार एंड पेट्रोल, यहां पर रिलेशन कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, जब आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, गिवन गुड्स। भाई गिवन गुड्स क्या है, गिवन गुड्स आर द एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। गिवन पैराडॉक्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये एक ऐसे गुड्स थे जिसमें गुड्स की प्राइसेस बढ़ रही थी और फिर भी हम क्या कर रहे थे, हम उस चीज की डिमांड को बढ़ाए जा रहे थे, कम नहीं कर रहे थे। या फिर मैं कहूं आपकी इनकम बढ़ रही है फिर भी आप उसकी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, सो गिवन पैराडॉक्स आपको पढ़ने को मिलेगा, तब आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सो गिवन गुड्स क्या है, ऐसे गुड्स जिनके प्राइसेस बढ़ गए फिर भी आप उनकी डिमांड करना छोड़ नहीं रहे हैं, स्टिल आप उनके लिए ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। इसके पीछे क्या स्टोरी है वो डिटेल कोर्स में हम जानेंगे। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्राइस इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, चाहे आप प्राइस बढ़ा लीजिए चाहे आप इनकम बढ़ा लीजिए और डिमांड भी साथ साथ बढ़ रही है, और ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड, जहां लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है और प्राइस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। उसी चीज का ये एक्सेप्शन है, दैट इज गिवन गुड्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो पीपीसी,
हमने लेक्चर की शुरुआत में क्वेश्चन पढ़ा था कि कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है जहां पर हमने देखा था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। सो व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर देता है हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि ऐसा कैसा हम कॉम्बिनेशन बनाए जिससे कि हमें समझ आए कि कौन से गुड्स को हमें प्रोड्यूस करना चाहिए और कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करना बेनिफिशियल होगा सोसाइटी के लिए। सो पीपीसी कर्व का शेप किस तरीके से होता है? पीपीसी कर्व बनता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो सपोज कीजिए आप यहां पर खड़े हुए हैं और आप धीरे 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 अंदर जा रहे हैं इस गुफा के, ठीक है। ये क्या है? ये केव है। इस केव के आप अंदर जा रहे हैं, यहां पर आप खड़े हैं तो आपको क्या लग रहा है कि ये क्या है? ये एक केव है। सो पीपीसी का जो कर्व होता है उसका शेप कैसा होता है? इट इज कॉनकेव टू द ऑरिजिन। और देखिए पी हम कैसे बनाते हैं? कुछ इस तरीके, है ना। सो इस तरीके से इसका कर्व बनता है कॉनकेव शेप का। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। और कॉन्वेक्स किसका होता है? ये होता है आपके आईसी कर्व का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीजेस, अगर आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनकी कैपेसिटी में बढ़ा दूं, उनकी अवेलेबिलिटी में बढ़ा दूं, यानी कि अब आपके पास और भी ज्यादा रिसोर्सेज हैं जिससे कि आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे? अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को किस तरफ शिफ्ट करेंगे? किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा वो? क्योंकि अब आपके रिसोर्सेज बढ़ गए हैं। जब भी रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है, सो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है, इंक्रीज वे में शिफ्ट होता है। सो कहां की तरफ शिफ्ट होगा? ये राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। सो शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, अ कंज्यूमर इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन पीएक्स यानी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, MUX यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। कभी भी कोई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेट में तब कहलाता है जब किसी भी कमोडिटी के प्राइस पर, गिवन प्राइस पर उसे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली है वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, और वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है कि बिल्कुल जो भी पैसा मैंने खर्च किया, जो भी प्राइस पे मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उससे मिली मुझे मार्जिनल यूटिलिटी जो कि मुझे सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। सो यहां पर कैसा रिलेशन बनता है? ये है आपका PX इक्वल्स टू MUX अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कि लास्ट स्पेंड रुपी जो आपने खर्च किया है, ठीक है, उससे आपको बिल्कुल सही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बिल्कुल यूटिलिटी मिल रही है जो आप चाहते थे, आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं इस चीज से, ठीक है। सो ये है आपका इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स, आईसी कर्व के बारे में अभी हमने बात की थी, कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। आईसी कर्व के बारे में जब हम बात करते हैं, आईसी कर्व का मतलब है कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना लीजिए गुड्स का, ये कॉम्बिनेशन जो होगा इससे आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन मिलेगा ही मिलेगा। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है दो गुड्स का जिसमें आप हाईली सेटिस्फाइड फील कर सकते हैं। तो ये जो स्लोप होता है, ये इस तरीके का जो स्लोप होता है, ठीक है, ये जो स्लोप है कहीं ना कहीं ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? सो आईसी कर्व के पीछे जब आप इसकी रीजन पढ़ेंगे कि क्यों आईसी कर्व कॉन्वेक्स शेप का होता है, तो इसके पीछे का रीजन होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ टू गुड्स, कि आप एक गुड से दूसरे गुड्स पे कैसे शिफ्ट कर रहे हैं। जब आप एक को सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो दूसरे को क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं, है ना। सो इसीलिए इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, सो इस बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स marginal rate of substitution between the two goods. Clear? Next is the last question we have, question number 20. At the point of consumer equilibrium, जब consumer equilibrium point पे है और slope of IC curve और budget line should be कैसी होनी चाहिए? तो देखिए इस तरीके से बनता है ये है आपका IC curve और यहाँ पे बनती है आपकी बजट लाइन। एक मिनट, बजट लाइन बजट से बाहर चली गई थी अभी। ये है आपका आईसी कर्व, ठीक है, और ये बनी है आपकी बजट लाइन। तो देख रहे दोनों यहाँ पे टेंजेंट फॉर्म बनती है। तो जो स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का और जो बजट लाइन होती है वो दोनों कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तभी जो है वो कंज्यूमर क्या फील करेगा कि हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी कि इक्वल पॉइंट, ठीक है। तो ये कब होगा? जब दोनों ही चीजें सेम होंगी। क्लियर?
सो यहाँ पर बच्चों हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। 20 क्वेश्चंस हमने लिए इस सेशन में, और ऐसे ही और भी क्लासेस आपके लिए आती रहेंगी। अगर आप केवीएस पीजीटी कॉमर्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उससे हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और उससे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगी, प्रिंटेबल नोट्स दिए जाएंगे, और साथ ही साथ आपको एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है। आगे लेक्चर्स में मिलेंगे, और भी सेशन आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, एंड टेक केयर। थैंक यू।